नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरविंद। दौलत, सत्ता और सिंहासन के लिए सदियों से रिश्ते की बलि चढ़ती आई है। आधुनिक युग में भी एक कहावत प्रचलित है कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसे के लिए लोग बाप बेटे और माता पिता के रिश्तों को भी भुला देते हैं। ऐसे ही हालात में फंसे हैं रेमंड्स ग्रुप के मालिक विजय पत सिंघानिया। अरबों की संपत्ति बेटे के नाम कर देने वाले सिंघानिया को अब उनके बेटे ने ही पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया है। तो भारत के जाने माने ब्रांड्स में शुमार रेमंड लिमिटेड के मालिक विजय पत सिंघानिया ने कंपनी में अपने सारे शेयर बेटे को दे दिए और इसकी कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए थी। लेकिन बेटे गौतम ने अपने पिता को कहीं का नहीं छोड़ा। बेटे को अपना सब कुछ सौंपने के बाद अब विजय पत सिंघानिया एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं। आलम यह है कि कभी महलनुमा घर में रहने वाले सिंघानिया आज मुंबई के ग्रैंड पराडी सोसाइटी में किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। अब विजय पत सिंघानिया अपनी ही बेटे के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। मजबूर बाप, मगरूर बेटा। अरबपति से खाकपति तक बेटे ने किया बेदखल। अमीर घराने का खाल में अकूत संपत्ति के बादशाह को बेटे ने किया पैदल। जो था आंखों का तारा, उसी ने बना दिया बेसहारा। बेबस बाप, बेदर्द बेटे की कहानी। 12,000 करोड़ रुपए के मालिक, अकूत संपत्ति के बादशाह विजय पत सिंघानिया आज पैदल हो गए हैं। यूं कहें कि वो पाई पाई के मोहताज हो गए हैं। कभी ब्रिटेन से अकेले प्लेन उड़ाकर भारत आने वाले देश के बड़े अमीरों में शुमार। 12,000 करोड़ रुपए के रेमंड ग्रुप के मालिक विजय पत सिंघानिया आज अपने बेटे की करतूत से शर्मिंदा हैं। कभी ऊंचे रसूख और ऊंची बिल्डिंग में रहने वाले सिंघानिया किराए के फ्लैट में रहने को मजबूर है। जिस बेटे को उंगली पकड़कर आगे बढ़ाया, चलना सिखाया, दुनिया की सारी सुविधाएं दी, आज वही बेटा एक पिता को सड़क पर ला चुका है। एक मगरूर बेटे ने उस बाप को मजबूर कर दिया जो उसकी हर सुख सुविधाओं का ख्याल रखता था, ख्वाबों को पूरा करता था। आज वही पिता बेटे के आगे मजबूर है। आज वही बेटा बूढ़े बाप का सहारा बनने की बजाय उसे बेसहारा कर चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजय पत सिंघानिया के बेटे गौतम सिंघानिया की। अमीर घराने में पैदा हुए गौतम की करतूत दुनिया के सामने है। जिस पिता ने आंख खोलते हुए प्लेन पर घुमाया, आज वही बेटा पिता को पैदल चला रहा है। परिवार का झगड़ा अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है। पिता के संपत्ति को बेटा अपनी जागीर समझ रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट तक जब मामला पहुंचा तो गौतम सिंघानिया का सच सामने आ गया। आज वो पिता तंगी से जूझ रहा है जो कभी अरबों का मालिक हुआ करता था, जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को अपने 1000 करोड़ के शेयर दिए, और दिए भी इसलिए कि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगा। यहां तक कि बेटे गौतम ने वो सुख सुविधाएं तक छीन ली जिनके वो आदी थे। उनकी गाड़ी, ड्राइवर, घर तक से बेदखल कर दिया। वो पिता जो अपने बेटे की गलतियों को पहले नजरअंदाज करते, आज बेटे ने अरबपति पिता को खाकपति बना दिया। इसीलिए एक पिता को बेटे के खिलाफ अदालत तक न्याय मांगने के लिए आना पड़ा। आइए आपको बताते हैं कि विजय पत ने कैसे अपने एम्पायर को खड़ा किया, कैसे वे शिखर तक पहुंचे। शूटिंग और शॉटिंग के लिए मशहूर रेमंड की नींव 1925 में रखी गई थी। पहला रिटेल शोरूम 1958 में मुंबई में खुला। टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और एविएशन के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया। 1980 में विजय पत ने कंपनी की कमान संभाली। 1986 में प्रीमियम ब्रांड पार्क एवेन्यू लॉन्च किया।
1990 में ओमान में कंपनी का पहला विदेशी शोरूम खुला। 1996 में देश में एयर चार्टर सर्विस शुरू की। 1988 में लंदन से मुंबई तक अकेले हवाई उड़ान भरने वाले विजय पथ अब पैदल हैं। मजबूत इरादे वाले पद्म भूषण से सम्मानित विजय पथ आज बेटे की वजह से मजबूर है। क्या बड़े होने से किसी बेटे की एक पिता के प्रति जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या बूढ़ा होने के बाद वो बेकार हो जाते हैं जिन्होंने जिंदगी में बुलंदी हासिल की हो? क्या माँ बाप इसी दिन के लिए बेटे को पालते हैं कि एक दिन उनका बेटा बड़ा होकर उन्हें बेसहारा कर दे? बेटे गौतम ने विजय पथ के साथ न्याय नहीं किया। अब देखना है कि अदालत से उन्हें कब न्याय मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। मुंबई का जेके हाउस, जिसमें कभी विजय पथ सिंघानिया रहा करते थे। जेके हाउस देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर से भी बड़ा और ऊंचा है। यहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुशल पाटिल। कपड़े व्यापार की जब भी बात होती है तो रेमंड का नाम उन गिने चुने नामों में आता है जो सबसे ऊपर रहता है। और इस वक्त मैं मुंबई के रेमंड हाउस के बाहर हूँ। आप मेरे पीछे का दृश्य देख सकते हैं। ये वही घर है जहाँ से जो है विजय पथ सिंघानिया जो है उनके प्रॉपर्टी का एक मसला चल रहा है गौतम सिंघानिया के साथ, जो उनके बेटे हैं। देश में कपड़े के क्षेत्र में खासा दखल रखने वाले ब्रांड रेमंड को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले 78 वर्षीय विजय पथ सिंघानिया इन दिनों पाई पाई के लिए मोहताज है। सबसे अमीर परिवारों में शमूर सिंघानिया परिवार के मुखिया के वकील ने यह आरोप बम्बई हाईकोर्ट में अपने बेटे विजय पथ के बेटे गौतम के खिलाफ लगाया है। उनका कहना है कि रेमंड का करीब 3000 करोड़ रुपए का कारोबार है। वकील विजय पथ सिंघानिया के वकील ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके बेटे गौतम रेमंड को अपने व्यक्तिगत जागीर की तरह चला रहे हैं और अपनी मनमर्जी के हिसाब से चल रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ये वही घर है जिसमें उन्होंने प्रॉपर्टी की मांग की थी, जो कि पहले बनाया गया था 14 फ्लोर्स का, लेकिन उसे बाद में कन्वर्ट कर दिया गया परमिशंस लेके 36 मालों का। और इसमें जो है प्रॉपर्टी का ये अंदेशा है कि जो ड्यूप्लेक्स फ्लैट्स है वो बांटे जाने थे सिंघानिया परिवार के वारिसों को, लेकिन वो उन्हें दिए नहीं गए और उसकी जगह उस पर जो है कब्जा कर लिया गौतम सिंघानिया ने। तो इस बात पर से हमने देखा है कि जिस तरह से विजय पथ सिंघानिया को बाहर निकाला गया और फिर जो है गौतम सिंघानिया ने कब्जा किया, उसके ऊपर से एक पिटीशन हाई कोर्ट में चल रही है। और ये एक बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से इस तरह के मामले अब सामने आ रहे हैं और रेमंड जैसे बड़े कंपनी का इसमें इस तरह का मामला आना, ये एक बहुत ही अजीब बात है। और गौतम सिंघानिया की इस तरह की हरकत करना और बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन जाना, ये भी एक विचित्र बात है। तो अब ये देखने की बात है कि ये मसला किस तरह से सुलझता है। विजय पथ सिंघानिया जो एक वक्त पर जो है फ्लाइट उड़ाते थे, अपना खुद का बड़ा सा कारोबार था, नामचीन थे, वो अब इस तरह के उलझनों में जो है अटक गए हैं। तो अब किस तरह का इसमें जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से रिजॉल्व होता है, किस तरह से एक बाप अपने बेटे को देखता है, किस तरह से एक बेटा अपने बाप को इस मसले से निकालता है, किस तरह से सरकार इसमें पहल लेती है, कोर्ट इसमें जुडिशियल एक्टिविटीज़ किस तरह से लेती है और किस तरह से ये जो केस है अब रुक लेता है, ये देखने की बात है। कैमरामैन अब्बास के साथ कुशल पाटिल, एपीएन न्यूज़, मुंबई। तो कभी महलनुमा घर में रहने वाले सिंघानिया आज मुंबई के ग्रैंड पराडी सोसाइटी में किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। और यहाँ के बारे में भी बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुशल पाटिल। इस वक्त हम मुंबई के कैंप्स कॉर्नर इलाके में है और मेरे पीछे जो रास्ता जा रहा है ये जाता है ग्रैंड पराडी सोसाइटी की तरफ। और ये वही सोसाइटी है जहाँ पे इस वक्त विजय पथ सिंघानिया रह रहे हैं। विजय पथ सिंघानिया एक वक्त देश के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते थे और अब वो ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं। और ये सोसाइटी हालांकि एक अपस्केल इलाके में है, लेकिन एक ऐसा वक्त आ गया है कि अब उन्हें उनके खुद के किराए देने के पैसे नहीं है और उनके जो आने जाने की सुविधा है उसके लिए ड्राइवर नहीं है, गाड़ी नहीं है। और ये जो उनकी कठिनाइयाँ आई है, इसका कारण बताया जा रहा है कि उनके बेटे गौतम सिंघानिया है। और ये जो स्थिति निर्माण हुई है, इसमें कहा जा रहा है कि जिस तरह से ये सिचुएशन निर्माण हुआ है, अब इनका ऐसा सिचुएशन हुआ है कि ना ही उनके पास रहने के लिए ठीक से जगह है, ना ही पैसे है। तो ऐसी सिचुएशन क्यों आई है, ये देखने के लिए अब कोर्ट में एक लिटिगेशन हुई है और इस लिटिगेशन से बाद में पता चलेगा कि ये क्यों हुआ है। क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर जिस तरह से
से ये सिचुएशंस क्रिएट होती है, इसमें पैसे के मामले होते हैं और जिस तरह से टेक ओवर किया है गौतम सिंघानिया ने, उसके बाद जिस तरह से मुसीबतें आई है, जो रेमंड हाउस हमने थोड़ी देर पहले बताया था उसमें जिस तरह से हमने देखा है कि वो भी कन्वर्ट किया गया है 14 माले से 36 माले की बिल्डिंग में, और अब ग्रैंड पैराडी में जो रह रहे हैं इस वक्त विजयपत सिंघानिया, उनकी मुश्किलें बढ़ रही है। हालांकि हाईकोर्ट में ये मैटर आ गया है, लेकिन उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिलती है, कब मिलती है, किस तरह से उनके आसार होते हैं, किस तरह का उनका फ्यूचर होता है, ये इस वक्त बताया नहीं जा सकता है। लेकिन लिटिगेशन हो गई है तो इससे पता चलता है कि आज जो है हमारे सोसाइटी में जो हाल है वो किस तरह से है, जो बूढ़े लोग हैं उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि एक वक्त पर विमान चलाने वाले विजयपत सिंघानिया अब ऐसे स्थिति में आने वाले हैं, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन आज ये परिस्थिति निर्माण हो गई है। तो अब ये देखने की बात है कि इसमें जुडिशियल एक्टिविटी किस तरह से होती है, कोर्ट से किस तरह से लेता है, जो हिस्ट्री क्रिएट की है, जिस तरह से विजयपत सिंघानिया का नाम रहा है, जिस तरह से उन्होंने प्रॉपर्टी अपनी क्रिएट की है, जिस तरह से ये पूरा मसला चला है, ये किस तरह से अब चलता है, किस तरह से उन्हें कभी ना कभी जो है आराम की ज़िंदगी मिलती है या नहीं मिलती है, और ये कोर्ट कचहरी के चक्कर करना, इस तरह से ये पूरी उनकी जो ज़िंदगी है ये किस तरह से अब करती है, ये देखने की बात है। कैमरामैन अब्बास के साथ कुशल पाटिल, APN न्यूज़, मुंबई। तो आज जो कहानी रेमंड ग्रुप के मालिक विजयपत सिंघानिया की है, ठीक वैसी ही कहानी आज से करीब 400 साल पहले मुगल सल्तनत में भी हुई थी। सत्ता और साम्राज्य के लिए बेटे ने अपने बाप को बेदखल कर दिया था। उस बाप की पीठ पर खंजर भोंका गया था जिसने उसे बड़े अरमानों से पाला था। यहाँ करीब 400 साल पहले मुगल सल्तनत में शाहजहां की बादशाहत थी, लेकिन उनके सबसे छोटे बेटे औरंगजेब ने सिंहासन के लिए अपने पिता को भी नहीं छोड़ा था। मुगलिया सल्तनत को हासिल करने के लिए औरंगजेब ने कत्लेआम करने से भी गुरेज नहीं किया। सिंहासन के लिए औरंगजेब ने अपने पिता को कैद खाने में डाल दिया तो बड़े भाई दारा शिकोह को हाथी के पैरों तले कुचलवा डाला। यहां तक कि सिंहासन की इस लड़ाई में बहनें भी भाइयों के गुट में शामिल हो गई। दारा शिकोह के लिए जहां आरा हर मोर्चे पर आगे रही तो रोशन आरा ने औरंगजेब का साथ दिया। सत्ता के लिए शाहजहां के दोनों बेटों दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच खूनी लड़ाई हुई और आखिरकार दिल्ली का तख्त औरंगजेब के हिस्से आया। जंग जीतने के बाद औरंगजेब ने हुकूमत की शुरुआत करते ही अपने पिता शाहजहां को आगरा किले की जेल में कैद करा दिया। शाहजहां ने इसी जेल में ताजमहल को निहारते हुए दम तोड़ा। तो सत्ता के लिए औरंगजेब ने जो शाहजहां के लिए किया था और आज जो रेमंड्स के मालिक विजयपत सिंघानिया के साथ हुआ, कुछ वैसी ही कहानी राजनीति के वर्चस्व के लिए समाजवादी पार्टी में इसके संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ भी हुआ था। बेटे अखिलेश यादव ने पिता को पार्टी के अध्यक्ष पद से बेदखल कर खुद पार्टी पर कब्जा कर लिया। सत्ता के खेल में सब कुछ जायज, कुर्सी के लिए रिश्ते कुर्बान, सत्ता के लिए अपने बने बेगाने। जब अखिलेश ने मुलायम को किया था अलग, कुर्सी के लिए छोड़ा पिता का प्यार। जब पार्टी बनाने वाले मुलायम हुए बेदखल, विरासत के लिए तोड़ा पिता का विश्वास। सत्ता के लिए छीना पिता का सिंहासन। सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए सभी रिश्तों की तिलांजलि देनी पड़ती है। कुर्सी के खेल में अपने भी बेगाने बन जाते हैं, खून का रिश्ता भी पानी बन जाता है, पिता का प्यार भी कमजोर पड़ जाता है। राजनीति ऐसी चीज है जहां ना तो कोई अपना है, ना ही कोई सगा है, ना ही कोई भाई, ना कोई बंधु। सियासत के खेल में रिश्तों के मायने भी बदल जाते हैं। इतिहास ने कई ऐसे रिश्ते देखे हैं जहां कुर्सी के लिए खून के रिश्तों को भी कुर्बान करना पड़ता है। कुर्सी के लिए बेटे ने बाप को बेदखल किया है। देश के सामने ऐसे कई उदाहरण हैं। हम बात करते हैं उस बेटे की जिस पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी हावी हो गई कि वो पिता को ही रास्ते से हटा बैठा। राजनीति की राह में आने वाले सभी कांटों को दूर कर दिया, चाहे वो उसका पिता ही क्यों ना हो। सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है। हम बात करते हैं अखिलेश और मुलायम यादव की।
जिस मुलायम यादव ने 25 साल की कठिन मेहनत के बाद समाजवादियों और लोहियावादियों को एक कर पार्टी बनाई थी। सालों लग गए जनता तक पकड़ बनाने में, लेकिन मिनटों में ही उनके बेटे अखिलेश ने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया और कुर्सी से बेदखल कर दिया। जिसने पार्टी बनाई उन्हें ही पार्टी से अलग कर दिया गया। सत्ता की सनक ने एक आज्ञाकारी बेटे को बागी बना दिया, उस पार्टी को छिन्न भिन्न कर दिया जिस पार्टी को बनाने के लिए मुलायम ने पूरी जवानी खपा दी, उस पार्टी को कमजोर कर दिया जिस पार्टी को सींच कर मुलायम ने मजबूत बनाया था। पूरा देश कुर्सी के लिए यदुवंशियों में जारी युद्ध को देखता रहा। पिता ने जो सालों में इज्जत बनाई थी, मुलायम ने जो राजनीतिक रसूख बनाया था, वो पल भर में ही मिट्टी में मिल गया। करोड़ों जनता के बीच पारिवारिक ड्रामा चलता रहा। विपक्षी पार्टियां बाप बेटे की लड़ाई में तालियां मारती रही। महीनों भर चले नाटक पर बयानों के तीर छोड़े जाते रहे। इस ड्रामे का अंत तब हुआ जब जनता के बीच ऐलान किया गया कि जिसने पार्टी बनाई अब वो बेगाने हो गए हैं। अब बेटे अखिलेश के हाथों में बागडोर दे दी गई है। राजनीति में माहिर मुलायम के आगे विरोधी भी नहीं बोलते थे, लेकिन बेटे की बेरुखी पर पिता को खामोश होना पड़ा। मन में पीड़ा थी, बेटे के प्रति गुस्सा भी हुआ होगा, लेकिन बेटे के लिए गुस्से को पीना पड़ा। मुलायम का पूरा कुनबा बिखर चुका था। अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए अदालत में गुहार लगाई गई, लेकिन भाई और बेटे की चालाकी के आगे अदालत से भी निराशा हाथ लगी। अदालत से भले ही अखिलेश को जीत मिली, मुलायम की मेहनत की साइकिल उन्हें मिल गई, लेकिन जनता की अदालत में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। पिता मुलायम का राजनीतिक करियर खत्म करने वाले अखिलेश की कुर्सी भी वैसी ही चली गई जैसे उन्होंने पिता को कुर्सी से बेदखल किया था। अखिलेश को भी एहसास हुआ होगा कि अपनी ताकत के बल पर वो उस मुकाम को हासिल नहीं कर सकते जिस मुकाम पर पिता मुलायम ने उन्हें पहुंचाया था। जिस पिता ने अखिलेश को राजनीति का ककहरा सिखाया, उंगली पकड़कर राजनीति के क्षेत्र में रास्ता दिखाया, उसी पिता के अखिलेश ने राजनीतिक रास्ते बंद कर दिए। पिता का साया हटने के बाद अखिलेश जरूर असहाय महसूस कर रहे होंगे, उन गलतियों पर पश्चाताप कर रहे होंगे। अब सवाल उठता है कि क्या परिवार को साथ लेकर चलने वाले मुलायम सिंह यादव ने गलती की थी? क्या बेटे को राज्य का मुख्यमंत्री बनाकर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी? क्या बेटे के राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा चिंता करना उनकी गलती थी? क्या अखिलेश को अपने पिता के साथ वैसा करना चाहिए था? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सत्ता और सिंहासन के लिए पिता पुत्र ही नहीं, ससुर दामाद में संघर्ष हुआ है। आंध्र प्रदेश की राजनीति इस घटना की गवाह है, जब चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर एनटी रामाराव को बेदखल कर तेलुगु देशम पार्टी और मुख्यमंत्री पद पर कब्जा कर लिया था। एक लंबा इतिहास है जब अपनों ने दौलत और सत्ता के लिए अपनों की पीठ पर खंजर भोंका हो। राजनीति में ये चलन तो बेहद पुराना है। कभी बेटे ने बाप को बेदखल किया तो कभी भाई ने भाई को। लेकिन आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक दामाद ने अपने ससुर का तख्ता पलटकर नया उदाहरण पेश किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनटी रामाराव और चंद्रबाबू नायडू की। बात 80 के दशक की है, जब आंध्र प्रदेश की राजनीति में एनटी रामाराव की तूती बोलती थी। एनटी रामाराव का फिल्मी करियर खत्म हो गया था और रामाराव ने 29 मार्च 1980 को तेलुगु गरिमा को भुनाने के लिए तेलुगु देशम पार्टी का गठन किया। एनटीआर को आंध्र प्रदेश की जनता ने एक मसीहा की तरह माना और 1983 में पहली बार आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। एनटी रामाराव की आंध्र प्रदेश की राजनीति में गजब की पकड़ थी। उनके समर्थक उन्हें देवता की तरह पूजते थे। अपने दौर में एनटीआर का कद आंध्र प्रदेश ही नहीं, भारतीय राजनीति में बेहद बड़ा माना जाता था। यही वजह थी कि एनटीआर 3 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन पारिवारिक कलह की वजह से एनटीआर को अपने आखिरी दिनों में वो सब कुछ झेलना पड़ा जो सैकड़ों सालों पहले औरंगजेब के हाथों शाहजहां को झेलना पड़ा था। दरअसल इसकी पृष्ठभूमि उस वक्त से ही तैयार होना शुरू हो गई थी जब एनटीआर ने लक्ष्मी पार्वती से शादी की थी। साल 1985 में एनटीआर की पहली पत्नी की कैंसर से मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से वे भगवा कपड़े पहनने लगे थे। लेकिन लक्ष्मी पार्वती के उनके जीवन में आते ही एनटीआर का जीवन बदल गया।
रामाराव की जीवनी लिखने के सिलसिले में लक्ष्मी पार्वती उनसे मिली और फिर दोनों में प्यार हुआ। 1993 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के वक्त एनटीआर 70 साल के थे, जबकि लक्ष्मी पार्वती 38 साल की थीं। दोनों की इस बेमेल शादी ने उस वक्त विवाद और सुर्खियां भी बटोरी। लक्ष्मी पार्वती के रामाराव परिवार में आने से भूचाल आ गया। रामाराव की ये शादी उनके बेटे बेटियों और दामाद को पसंद नहीं आई। उनके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। इतने भरे पूरे परिवार में एक बेटा और 2 दामाद तेलुगु देशम पार्टी की राजनीति में सक्रिय थे। शादी के बाद से ही रामाराव पूरी तरह से बदल गए। परिवार एक तरफ और दूसरी तरफ रामाराव पूरी तरह से लक्ष्मी पार्वती के साथ खड़े थे। ऐसे हालात में चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर और उस समय के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एनटी रामाराव के खिलाफ आवाज उठाई। 22 अगस्त 1995 को विजाग के डॉल्फिन होटल में शुरू हुआ टीडीपी का विवाद 9 दिनों तक चला। आखिरकार चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर एनटी रामाराव का तख्ता पलट दिया। रामाराव को सीएम और पार्टी अध्यक्ष दोनों ही पदों से हटा दिया गया। टीडीपी के 216 में से 198 विधायकों के समर्थन के सहारे 5 दिन बाद नायडू खुद सीएम बन गए। बाद में बाकी 18 विधायक भी नायडू के साथ चले गए। दामाद के हाथों सत्ता छीने जाने से एनटीआर को बड़ा आघात लगा। एनटीआर ने चंद्रबाबू नायडू को पीठ में खंजर भोंकने वाला और औरंगजेब बताया। इस घटना से दुखी एनटीआर हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित घर लौट गए। दरअसल इस पूरे तख्तापलट में एनटीआर के खिलाफ 2 बातें गई। पहली उनकी खराब सेहत और दूसरा एनटीआर की दूसरी बीवी लक्ष्मी पार्वती का पार्टी के कामों में दखल देना। पार्वती के दखल से टीडीपी में असंतोष था। टीडीपी विधायक, पार्टी नेता और यहाँ तक कि नौकरशाह भी लक्ष्मी पार्वती से बेहद नाराज थे। एक समय था जब वे पार्टी के साथ ही सरकार भी चलाती थी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को डर था कि खराब स्वास्थ्य के चलते एनटीआर पार्वती को ही पार्टी की कमान सौंप सकते हैं। इन्हीं हालातों के बीच दामाद चंद्रबाबू नायडू ने ससुर एनटी रामाराव का तख्ता पलट कर दिया और खुद मुख्यमंत्री बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। माँ बाप अपने बड़े अरमानों के साथ माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, लेकिन जब वही बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप का साथ उनके साथ कैसा सलूक करते हैं, इसका बेहद दर्दनाक नज़ारा मुंबई के ओशिवारा में देखने को मिला। मुंबई ओशिवारा के लोखंडवाला के एक पॉश सोसाइटी के फ्लैट से रविवार शाम को एक बुजुर्ग महिला का शव डिकम्पोज हालत में मिला। यह है मुंबई के ओशिवारा का लोखंडवाला इलाका। ये इलाका मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में से एक है। इस बेहद पॉश इलाके में रिश्ता शर्मसार हुआ है। एक बेटे ने पैसे की हवस में अपनी मां को बुढ़ापे में अकेला छोड़ दिया और अब इस घर में मिली है मां की लाश। लोखंडवाला के बेल स्कॉट टावर में एक बुजुर्ग महिला का क्षत विक्षत शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक महिला का नाम आशा साहनी है, जो अपने बिल्डिंग के 10वें फ्लोर के फ्लैट नंबर 1005 में अकेली रहती थी, जबकि इनका इकलौता बेटा ऋतुराज साहनी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अमेरिका में जा बसा है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ऋतुराज ने अपनी मां के लिए कोई भी केयरटेकर या मेड घर में नहीं रखा था, जिसके चलते आशा साहनी को इस बुढ़ापे में सारा काम खुद करना पड़ता था। अमेरिका में लाखों कमाने वाले बेटे ने अपनी मां की सुख सुविधा का कोई ख्याल नहीं रखा। इतना ही नहीं, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऋतुराज और उनकी मां आशा साहनी के बीच आखिरी बातचीत मई 2016 में हुई थी, यानी 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया था, लेकिन बेटे ने अपनी मां की सुध नहीं ली। बुजुर्ग मां, वो भी घर में अकेली, मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं, तबीयत खराब हो जाए तो दवा और खाना देने वाला भी कोई नहीं। बेटे ने ख्याल रखना छोड़ दिया तो मां का कलेजा फट गया। वो इस दुनिया की होकर भी इस दुनिया से कट गई। यहाँ तक कि बुजुर्ग आशा देवी ने अपने फ्लैट से भी निकलना कम कर दिया। बेटे ऋतुराज ने अपनी बुजुर्ग मां को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया था। मां तो मां होती है, मां ने भी बेटे के इस अरमान को पूरा कर दिया। सालों बाद भूले भटके जब बेटा अमेरिका से अपनी मां आशा साहनी से मिलने फ्लैट पर पहुंचा तो कई बार खटखटाने के बाद भी मां ने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा अंदर से बंद का बंद ही रहा। बेटे ऋतुराज को अनहोनी की आशंका हुई तो उसने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर मां आशा साहनी का शव पड़ा हुआ था। शव सूख कर कंकाल हो चुका था।
एक सीनियर सिटीजन लेडी आशा केदारनाथ सानी 63 इयर्स ओल्ड खंडवाला में फ्लैट नंबर 106 और 107 में रह रही थी, अकेले रह रही थी। उसकी डेड बॉडी मिली थी। उनके लड़के जो ऋतुराज साहनी जो है आज यूएस से आए थे, तभी वो दरवाज़ा अंदर से लॉक था, दरवाज़ा खोला गया और फिर वो बॉडी मिली। अब पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि आखिर आशा साहनी की मौत कब और कैसे हुई। आशा की मौत के बाद शव की गंध कैसे सोसाइटी वालों को नहीं मिली। अभी तक तो ऐसा किसी को खबर नहीं थी, काफ़ी दिन हो चुके थे उसको, तो अभी वो बॉडी पीएम के बाद ही सारा कुछ पता चल जाएगा। लगभग उसने 2016 में बात की थी और अभी चालू है इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद में पता चल जाएगा। बुजुर्ग महिला की मौत कैसे हुई ये तो जांच से पता चल जाएगा, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर हमारे अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए खत्म होती भावना को जाहिर कर दिया है। क्या हम पैसे की हवस में इतने अंधे हो गए हैं कि जिसने जन्म दिया, पाला पोसा, वही आज हमारे लिए बेगाने हो गए हैं। कुशल पाटिल, मुंबई, एपीएन। तो हमारे गौरवशाली भारतीय इतिहास में श्रवण कुमार जैसे बेटे का भी नाम आता है, लेकिन साथ ही साथ इस तरह के बेटे जो कपूत हैं उनका भी नाम, औरंगजेब जैसे बेटे का भी नाम है और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन तरह के बेटों को ये समझना होगा कि जो वो आज अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं, कल उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी आगे खबरें जारी रहेंगी।